Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, in the circuit shown, each capacitor has capacitance C equal to 10 microfarad and the inductor has inductance capital L equal to 2 millihenry. The switch capital S is opened for a long time. Find the maximum current in ampere through the inductor after the switch is closed. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं। इस सवाल में हम लोग दो कैपेसिटर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दो बैटरीज हैं और एक इंडक्टर है और एक स्विच है, ठीक है। तो शुरुआत का जो डायग्राम है वो हमारे को दे रखा है और इस कंडीशन में है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये सिस्टम था। क्लियर है ये बात। अब देखिए क्या बोला गया कि इस स्विच को जो है जब क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस सवाल में हम लोग सबसे पहले क्या देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि पहले बहुत देर के लिए क्या था, ये जो स्विच है वो ओपन था, ठीक है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर्स हैं वो स्टेडी स्टेट में आ चुके थे, ठीक है। तो चलिए उनके ऊपर कितने कितने चार्जेस आ चुके थे वो जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि शुरुआत में है ना, इस तरीके से दो कैपेसिटर थे और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो बैटरीज थी, है ना। इस तरीके का इफेक्टिव डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है ये बेसिकली कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, तो ये दोनों आ गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर है। और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो बैटरीज हैं है ना, ये ऑपोजिटली काम कर रही है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव जो बैटरी बनेगी है ना, तो वो उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो उसका ईएमएफ हम लोग देख पा रहे हैं कि 36 माइनस 18 दैट इज 18 वोल्ट का आएगा। और उसी तरीके से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा है ना, वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो इसलिए जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है हो जाएगी C/2। क्योंकि दो कैपेसिटर अगर उनका कैपेसिटेंस C है, ठीक है, और वो दोनों सीरीज में है तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, C/2 आ जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से हम लोग जो है इफेक्टिव डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरेड आया और जो नेट ईएमएफ है ना बैटरी का, वो कितना आ रहा है, 18 वोल्ट आ रहा है। और वो हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि E1 जो कि 36 वोल्ट था तो वो हम लोग देख पा रहे हैं ज़्यादा था एज कम्पेयर टू E2, इसलिए E1 के जैसा दिखने वाला बैटरी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है ये बात। तो इस डायग्राम को देख करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो लेफ्ट वाली प्लेट है वो हाई पोटेंशियल पर होगी और जो राइट वाली प्लेट है वो लो पोटेंशियल पर होगी। अब यहाँ पर हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज इस प्लेट पर आएगा, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV होता है। क्लियर है ये बात। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं Q बराबर CV वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि Q बराबर कितना आ जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 5 माइक्रो फैरेड है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 18 वोल्ट। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है 90 माइक्रो कूलम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अब हम लोग अगर एक्चुअल डायग्राम में आए तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि शुरुआत में है ना इन दोनों कैपेसिटर्स के पास कितना कितना चार्ज था। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पर 90 माइक्रो कूलम था, यहाँ पर -90 माइक्रो कूलम था, इसी तरीके से यहाँ पर 90 माइक्रो कूलम और यहाँ पर -90 माइक्रो कूलम। तो इन चारों प्लेट्स पर कितने कितने चार्जेस थे वो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये कब की बात हो रही है, ये शुरुआत की बात हो रही है जब ये स्विच जो है ये क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या होगा जब स्विच जो है वो क्लोज हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर जो है ना, t इक्वल टू 0 पर इस स्विच को क्लोज करा गया। क्लियर है ये बात। तो अब किसी t टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी में t टाइम की अगर बात कर रहा हूँ तो लेटस से कि जो लेफ्ट वाला कैपेसिटर है ना, उसके लेफ्ट प्लेट पे मान लीजिए कि +Q1 चार्ज है इस समय और राइट वाले प्लेट पे जो है -Q1 चार्ज है। इसी तरीके से लेटस से कि जो हमारे पास ये राइट वाला कैपेसिटर है ना, उसके लेफ्ट प्लेट पे मान लीजिए कि +Q2 चार्ज है, ठीक है, और राइट वाले प्लेट पे कितना चार्ज है, लेटस से -Q2 चार्ज है। क्लियर है ना। अब मान लेते हैं कि कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा इस समय,
तो लेट अस से कि इस समय करंट है ना यहाँ पर I1 फ्लो कर रहा है और जो दूसरे वाला कैपेसिटर है उसके पास करंट कितना आ रहा है, I2 करंट आ रहा है। क्लियर है ये बात। और इस मोमेंट पर लेट अस से कि इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, लेट अस से कि I करंट जा रहा है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस समय हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ से अगर चलना शुरू करें ना और इस तरीके से मैं इस पर्टिकुलर लूप में घूम रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 36 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ा तो प्लस 36। फिर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं कैपेसिटर के, तो यहाँ पर क्या आएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। और कितने का ड्रॉप आएगा, तो -Q1/C लिख देते हैं। क्लियर है ये बात। और उसके बाद हमारे सामने क्या आ गया, इंडक्टर आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, तो -LdI/dt, ठीक है, बट दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बच्चों हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से बच्चों एक काम करते हैं, इस दूसरे लूप में इस तरीके से घूमते हैं ना। तो अगर मैं इस पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 18 वोल्ट है ना। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि 18 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ा। फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं ना इस कैपेसिटर के, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इस बार पोटेंशियल बढ़ेगा तो +Q2/C, ठीक है। और इस बार फिर से हमारे सामने इंडक्टर आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, -LdI/dt एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर हम लोग जंक्शन लॉ भी लगा सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस जंक्शन पे कितनी करंट आ रही थी, I1 आ रही थी, और गई कितनी, I और I2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I प्लस I2। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें ना, अगर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इनको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, 36 - Q1/C, ये किसके बराबर आ जा रहा है, तो ये बराबर आ जा रहा है 18 + Q2/C के। क्लियर है बात। तो इसको अगर हम लोग फर्दर है ना सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 है ना, 36 - 18 इज अगेन 18 - Q1/C -Q2/C इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि Q1 है और Q2 है। क्लियर है। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमारे को I1 और I2 में रिलेशन मिल जाएगा ना। क्लियर है। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। 18 का डिफरेंशिएशन तो खैर 0 हो गया, फिर -Q1/C है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -(dQ1/dt) और यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/C। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, -(dQ2/dt) और यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया -(dQ1/dt) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dQ2/dt के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो dQ1/dt है वो बेसिकली क्या है, वो तो I1 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -I1 इज इक्वल टू dQ2/dt, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I2। क्लियर है। तो एक इक्वेशन हमारे पास और आ गई और वो क्या है कि -I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके अलावा हमारे को ये पता था कि I1 इज इक्वल टू I प्लस I2 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, I2 की वैल्यू जो कि क्या है -I1 है, उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू I और I2 के बदले क्या लिख दें, -I1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I/2 के बराबर, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोगों को क्या मिल गया, I1 मिल गया है ना, वो कितना आ रहा है, I/2 आ रहा है। तो देखिए बच्चों, हमारे को ये क्लिक कर रहा है कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें Q1 है और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि dI/dt है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 36 का डिफरेंशिएशन 0, -Q1/C का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/C dQ1/dt, और इधर क्या आ जाएगा -L, और इधर हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन मतलब d2I/dt², ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से देखिए फायदा क्या हो गया, ये जो dQ1/dt है इसे तो हम लोग I1 कह सकते हैं जो कि क्या है, I/2 है। तो देखिए अब हमारे को एक ऐसी इक्वेशन मिल गई
जिसमें सिर्फ हम लोग देख पा रहे हैं कि आई का ही इन्वॉल्वमेंट है ना, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आई अपॉन 2c माइनस एल डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आई अपॉन ट्वाइस ऑफ एल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को देखते ही आपको एक इक्वेशन याद आ रही होगी जो आपने एसएचएम में पढ़ा था, है ना। एसएचएम में आपने क्या पढ़ा था कि डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता था, तो वो जाता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या कहते थे कि यहाँ पर एसएचएम हो रहा है, ठीक है। तो उसी से अगर हम लोग यहाँ पर रिलेट करें इसे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/2LC मल्टीप्लाइड बाय आई। क्लियर है बात? तो अगर इन दोनों इक्वेशन को बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, कंपेयर करें, तो हम लोग बड़े आराम से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो 1/2LC है ना, ये बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर का। और जो रोल पहले एक्स का था वो रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, आई रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो बच्चों ये देख करके हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, 1/2LC हो गया, तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 टाइम्स LC। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, अब हमारे को ये याद है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता था, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते थे तो जवाब आता था x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ पाते थे कि ये जो a है वो क्या होता था, x की मैक्सिमम वैल्यू होती थी। अब यहाँ पर जो रोल x का है वही रोल यहाँ पर i का है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करके लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मैक्स। ठीक है, आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो आई है ना, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर जब स्विच क्लोज हुआ था तो उसके जस्ट पहले इंडक्टर के थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था। तो इंडक्टर विल मेक श्योर कि जैसे ही स्विच क्लोज होता है तो उस समय आई की वैल्यू क्या रहे, 0 रहे। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, एट t इक्वल टू 0 आई शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे को क्या समझ में आ जा रहा है कि आई की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। सिंपली हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि चूंकि साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है ना, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए थी, t इक्वल टू 0 पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, i इज इक्वल टू आ गया आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके अलावा देखिए बच्चों, हमने ऊपर एक इक्वेशन डिराइव करी थी और वहां पर हम लोगों ने ये हासिल करा था कि जो I1 है ना, I1 और I में बेसिकली क्या रिलेशन आया था, तो हमने वहां देखा था कि I1 वॉज इक्वल टू I अपॉन 2। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग I को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, I को रिप्लेस कर सकते हैं 2I1 से। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2I1 इज इक्वल टू I मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने वापस से है ना I1 को इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I1 के बदले जो है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq1 बाई dt। तो 2dq1 बाई dt बराबर क्या आ गया, I मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी आ गया। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dq1 इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जा रहा है हमारे पास, I मैक्स अपॉन 2 साइन ऑफ ओमेगा टी dt। क्लियर है ये बात? तो यहां पर मैंने Q1 को इसलिए इन्वॉल्व करा क्योंकि हम लोग यहां पर सोच सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर है ना, t इक्वल टू 0 पर Q1 की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, तो आइए इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पर करेंगे। तो पहले इंटीग्रेट कर देते हैं ना, और यहां पर हम लोग लिमिट क्या रखेंगे, जैसे कि t इक्वल टू 0 पर है ना, t इक्वल टू 0 पर हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो Q1 था है ना वो कितना था,
तो वो हम लोगों ने निकाल रखा है, वो 90 माइक्रो कूलम था। क्लियर है। और लेटर से किसी टी टाइम पर Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 के बराबर। ठीक है ना। तो यहां से देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 माइनस 90 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू, है ना। अब देखिए RHS में क्या आ जाएगा, तो I max अपॉन 2, है ना। ये तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी विथ अ नेगेटिव साइन, और साथ ही साथ हमें ओमेगा से डिवाइड करना होगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लिमिट क्या है, 0 से t है। ठीक है। तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो Q1 माइनस 90 ये हमारे पास कितने के बराबर आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है माइनस आई मैक्स अपॉन 2 ओमेगा। ये तो चलिए बाहर है, अंदर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और जब जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा ये माइनस तो बाहर है ना, तो यहाँ पर ये कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 दैट इज 1 आ गया। ठीक है। तो बच्चों इसे थोड़ा रीअरेंज कर दें, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस 90 इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ ओमेगा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। मैंने माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने यहां पर क्या देखा था, I वॉज इक्वल टू आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर डी आई बाई डी टी देखूं, है ना, तो डी आई बाई डी टी क्या आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है आई मैक्स इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है ना, डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है वो 0 कब होगी, जब कॉस ओमेगा टी, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब कह सकते हैं, और वो ये है कि जिस समय करंट की वैल्यू क्या होगी, जिस समय करंट की वैल्यू हो जाएगी आई मैक्स, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि करंट का अगर मैक्सिमा आ रहा है तो उस मोमेंट पर डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और ऑब्वियस है कि उस समय कॉस ओमेगा टी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों एक और चीज देखिए कि जिस समय करंट मैक्सिमम होगा डी आई बाई डी टी 0 होगा, और उसके अलावा एल डी आई बाई डी टी ये टर्म भी तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। मतलब इंडक्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल मैं 0 वोल्ट कह रहा हूँ, तो ऑब्वियस है मुझे यहाँ का पोटेंशियल 36 वोल्ट कहना पड़ेगा। अब अगर इंडक्टर के अक्रॉस बच्चों कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो उस समय, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल 36 वोल्ट हो जाएगा। तो जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जब करंट की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी, तो उस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 36 वोल्ट का आ जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां से बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया, और वो ये है कि जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, उस समय हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए Q1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, कैपेसिटेंस कितना दिया है हमारे को, 10 माइक्रोफैरेड दिया है, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 36 वोल्ट से करना होगा। तो उस समय Q1 की जो वैल्यू है वो देखिए आ जा रही है 360 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है। तो बच्चों जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, Q1 की वैल्यू लिख देंगे 360 माइक्रोकूलम, और उस मोमेंट पर कॉस ओमेगा टी को 0 होना पड़ेगा। तो 360 माइक्रोकूलम माइनस 90 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, आई मैक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0 इज अगेन 1। तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि आई मैक्स की वैल्यू क्या आ जा रही है, तो वो आ जा रही है 270 माइक्रोकूलम को मैं 10 टू द पावर माइनस 6 लिख देता हूं। ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, ट्वाइस ऑफ ओमेगा के साथ। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग जानते हैं कि ओमेगा कितना था, वो था 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एल सी। ठीक है। तो इसको यहां पर पुट कर देते हैं, तो यहां से आई मैक्स कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 270 अपॉन 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स, अब एल कितना दिया हुआ था, तो एल दिया हुआ था 2 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, फिर सी हमारे को दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरेड, तो यहां पर आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आई मैक्स कितना आ जाएगा, तो 270 इंटू 2 अपॉन 10 टू द पावर 6
उसके अलावा देखिए यहाँ पर रूट रूट के अंदर 2 बार 2 है तो एक 2 भी बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितना बन गया, 10 की पावर -8 बन गया है ना। तो रूट के अंदर ये 10 की पावर -8 है, ये तो 10 की पावर -4 बन के बाहर निकलेगा, तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 4। 2 से 2 कट गया बच्चों, 10 की पावर 4 से यहाँ पर 100 आ गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 2.7 एम्पियर। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर जो है ना, वो क्या हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा I max इज इक्वल टू 2.7 एम्पियर। क्लियर है ये बात। और यहां पर बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट क्या कर रही है, तो करंट जो है वो SHM कर रही है। क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।